This is a very neglected area of the world. This is Zealandia, a lost continent almost entirely submerged beneath the Pacific Ocean, its existence unknown for millions of years. अगर कोई आपसे पूछे कि धरती पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो यकीनन आप कहोगे 7। लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करने का, क्योंकि भले ही ज्योग्राफी बुक, इंटरनेट और बाकी स्टडी मटेरियल में कॉन्टिनेंट 7 बताए जाते हों, मगर हकीकत इससे अलग है। क्योंकि धरती पर 7 नहीं बल्कि 8 कॉन्टिनेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि यह 8वां कॉन्टिनेंट अभी अचानक से हमारे सामने आ गया, बल्कि यह तो लगभग 375 सालों से साइंटिस्ट को पता है। वो अलग बात है कि इसके बारे में किसी को ज्यादा बताया नहीं गया, मगर सवाल ये है कि 8वां कॉन्टिनेंट आखिर है कहाँ और क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 26 सितंबर 2023 में टेक्टोनिक्स नाम के जर्नल ने एक ऐसी खबर को पब्लिश किया जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। दरअसल टेक्टोनिक्स ने दावा किया था कि न्यूजीलैंड केवल एक छोटा सा देश नहीं, बल्कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है, जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। यह कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। और हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल भारत नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स शामिल हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह कोई छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर थी। तभी तो यह न्यूज एकदम से वायरल हो गई। फिर चाहे भारत के न्यूज़पेपर हो या फिर दुनिया के, हर जगह ज़ीलैंडिया के बारे में ही खबरें छप रही थी। मगर सवाल यह उठता है कि जब इतना बड़ा लैंडमास न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद है, तो आज तक इसे छुपाया क्यों गया? जबकि न्यूज आर्टिकल्स का कहना था कि आज से नहीं बल्कि लगभग 375 सालों से इसके बारे में पता है। चलिए इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में लौटते हैं। दरअसल 2017 में इस 8वें कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया को इंटरनेशनल स्तर पर कंफर्म किया गया था। हालांकि इसकी पहचान 17वीं सदी से हो चुकी थी, मगर आज तक इसे हमारे कॉन्टिनेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और आखिर इसे 375 साल से लापता क्यों बताया जा रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जियोलॉजिस्ट के अनुसार धरती पर कभी केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम था पैंजिया। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, मगर फिर करीब 200 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, जिसकी वजह से यह सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट गया। एक का नाम रखा गया लॉरेशिया और दूसरे का नाम गोंडवाना। गोंडवाना साउथ में था, बट फिर धीरे धीरे यह दोनों कॉन्टिनेंट अलग अलग शिफ्ट होते गए। लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ चला गया और आगे चलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स बने, जैसे कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। वहीं गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया और इससे सदर्न कॉन्टिनेंट्स बने। आज से करीब 170 मिलियन साल पहले अफ्रीका गोंडवाना से अलग हुआ और फिर एंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से भी अलग हो गए। लेकिन 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग हुआ, तब जाकर भारत और आज के सभी मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी पोजीशन में आ पाए। मगर अब भी कुछ तो मिसिंग था। मगर अफसोस कभी किसी जियोलॉजिस्ट को लगा ही नहीं कि कोई लैंडमास गायब है। मगर एक बड़ा लैंडमास गायब था, वही था ज़ीलैंडिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह यह कभी धरती की सतह पर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। इनफैक्ट यह तो गोंडवाना से अलग होने के तुरंत बाद ही इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब गया। शुरुआत में तो ज़ीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर मौजूद था, लेकिन उस वक्त लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही थी। प्लेट्स के टकराने और खिसकने की वजह से ज़ीलैंडिया का लगभग 93% हिस्सा लगभग 35 से 50 मिलियन साल पहले समुद्र में डूब गया। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हिस्टोरिक टाइम स्केल के हिसाब से डायनासोर के एक्सटिंक्शन के लगभग 15 मिलियन साल बाद तक भी यह कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर था। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स की थ्योरीज में यह प्रूफ हो चुका है। दरअसल जब साइंटिस्ट ने ज़ीलैंडिया के बारे में स्टडी की कि यह नीचे क्यों चला गया, तो समुद्र के तल में उन्हें कुछ बैड पैटर्न्स नजर आए, जिसकी वजह से उनका ध्यान इस ओर गया। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि ज़ीलैंडिया के नीचे कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर बने थे वोल्केनिक बसोल्ट रॉक से। और यह पैटर्न तभी बनते हैं जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। दरअसल 2 प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने से बीच में जो क्रैक बनता है, उससे मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। यह पिघला हुआ मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है और ऊपर आते ही समुद्र के ठंडे पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से वह एकदम से सॉलिडिफाई हो जाता है और इस तरह की स्ट्राइप्स बन जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, यह मैग्मा हजारों सालों से बाहर आता ही जा रहा है। इससे बनने वाली स्ट्रैप्स को साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से ये सारी पैटर्न बन रहे हैं। और इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर बसा हुआ है ज़ीलैंडिया, यानी वही लैंडमास जो समुद्र के नीचे दबा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हो कि आखिर ज़ीलैंडिया क्यों समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे दिखाई देता है। लेकिन यह तो केवल आधी कहानी है, यह इसकी पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल इतने बड़े लैंडमास का हमारी आंखों के सामने ना दिख पाना सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यह कॉन्टिनेंट पानी के नीचे है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण हमारा इग्नोरेंस भी है। क्योंकि आप जानते ही हो कि हमारी सभ्यता एक मॉडर्न साइंस सिविलाइजेशन है, लेकिन हमारी मॉडर्न साइंस ने उन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जो हमारे सामने नहीं थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे सामने होती हैं। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की कि धरती के लगभग सभी कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों हैं? हमें पता है, यह बात सुनकर अब आप भी वर्ल्ड मैप को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर आपने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा। हालांकि यह सवाल हमारे लिए नया है, पर यह असल में शताब्दियों पुराना सवाल है। इसी सवाल की वजह से 1606 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और आज जीलैंडिया भी डिस्कवर हो पाया है। इनफैक्ट ये वही क्षेत्र है जिसकी वजह से जीलैंडिया को मिसिंग फॉर 375 ईयर्स कहा जा रहा है। वेल, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने एक अननोन लैंड की ओर ध्यान दिलाया था। बस फिर क्या था, अननोन लैंड को हासिल करने की एक रेस सी स्टार्ट हो गई। बाद में यूरोपीय एम्पायर्स ने नए नए लैंड्स को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया और तभी सामने आई डच एम्पायर। वैसे तो खुद भी एक मेजर कॉलोनाइजर था, बट उन्हें एहसास हुआ कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लैंडमार्क्स के अलावा इस धरती पर अमेरिका जैसे और भी अलग अलग लैंडमार्क्स मौजूद हो सकते हैं जिन्हें ढूंढकर अपना उपनिवेश बनाया जा सकता था। मगर वो बहुत पुराना टाइम था, तब ना तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे जल्दी से सब कुछ ढूंढा जा सके, क्योंकि उनके पास रडार, जीपीएस और सैटेलाइट जैसी चीजें नहीं थी। अब सवाल ये है कि आखिर फिर इन लैंडमार्क्स को आखिर ढूंढा कैसे जाए। इसी बीच ये ख्याल आया कि जितने भी मेजर लैंडमार्क्स हैं ये सारे धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों हैं। तो धरती को बैलेंस रखने के लिए हो सकता है कि सदर्न हेमिस्फीयर के आसपास भी मेजर लैंडमार्क्स मौजूद हों। यही वजह थी कि इस धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन मिसिंग हाइपोथेटिकल लैंडमार्क्स को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिस। लैटिन में इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ द साउथ। लेकिन एक मिनट, अब सवाल यह था कि धरती पर मौजूद 4 ओशंस में से 3 बड़े ओशंस यानी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन आखिरकार साउथ में ही पड़ते हैं। इसलिए सवाल यह था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज शुरू कहां से की जाए। इसके बाद उन्होंने यह डिसीजन लिया कि जिस लैंडमार्क के बारे में उन्हें ऑलरेडी पता है, यानी कि एशिया और अफ्रीका, तो उनके दक्षिणी किनारे से ही स्टार्ट करना चाहिए। यही वजह थी कि 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और यह मिशन था साउथ के लैंडमार्क्स को ढूंढने का। इसके लिए 2 बड़े एक्सप्लोरर और नेविगेटर चुने गए जिनका नाम था विलियम जेम्स जून और एवल टॉसमैन। एशिया के दक्षिणी किनारे से इन्हें और साउथ की तरफ भेजा गया। सबसे पहले 1606 ईस्वी में विलियम जेम्स जून अपनी छोटी टीम के साथ रिसर्च करने के लिए साउथ में गए और इसी रिसर्च के दौरान उन्हें साउथ में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आखिरकार मिल गया। उसके कुछ सालों के बाद एवल टॉसमैन को भेजा गया ताकि वे इस लैंडमार्क का चक्कर काटकर उसकी कोस्टलाइन की मैपिंग कर सके। जब यह मैपिंग पूरी हुई तो इसी लैंडमार्क का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ आधी कहानी है। पूरी कहानी यह है कि उनकी मैपिंग के दौरान उन्हें आज का 8वां कॉन्टिनेंट जीलैंडिया भी मिल गया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। बट अब सवाल ये उठता है कि जब इतने साल पहले जीलैंडिया मिल गया था तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरह उसकी मैपिंग क्यों नहीं की जा सकी? उसके बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताया जा सका? दरअसल ऐसा इसलिए कि इससे पहले कि वे उस लैंडमार्क की मैपिंग कर पाते, उससे पहले ही उन्हें वहां से भागना पड़ा। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जान पर बन आई थी। अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें तुरंत वापस लौटना पड़ा। असल में एवल टॉसमैन जब इंडोनेशिया से जकार्ता और जकार्ता से मॉरिशस होते हुए तस्मानिया की ओर बढ़े तो वहीं से थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक अननोन लैंडमार्क दिखाई दिया और यह लैंडमार्क आज का न्यूजीलैंड था। यही उन्हें जीलैंडिया तक भी ले जा सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड जीलैंडिया का एक पार्ट है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े से आइसबर्ग की टिप हो। मगर जैसे ही टॉसमैन और उनका क्रू उस लैंडमार्क के पास पहुंचे तो अचानक से वहां की लोकल माओरी ट्राइब के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यकीन मानो यह हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसमें टॉसमैन के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। अपनी बाकी टीम और खुद की जान बचाने के लिए टॉसमैन ने बिना देर किए लौटने का फैसला लिया। और फिर जब टॉसमैन वापस लौटे तो उनके साथ हुए इस माओरी कम्युनिटी एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई। यही वजह थी कि अगले 100 सालों तक किसी ने भी वहां आने की हिम्मत तक नहीं की और फिर 1769 में ही वहां दोबारा लोग पहुंचे। इसके बाद में क्या हुआ, न्यूजीलैंड पर उन्होंने विजय कैसे हासिल की, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।